मैं इंग्लिश देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, इंग्लिश के लिए सिलेबस कॉमन है, बस क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। एनडीए वाले बच्चों के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और सीडीएस में 120 क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस इडियम्स आएंगे, 10 आपके एरर आएंगे, 10 एंटोनिम्स आएंगे, 10 सिनोनिम्स और 10 आपके रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस आएंगे, जिन्हें हम पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। लेकिन सीडीएस में तीनों ही चीज़ें आएंगी, ग्रामेटिकल पोर्शन भी आएगा, रीडिंग स्किल्स भी आएंगी और आपका जो वोकैब का पोर्शन है वो भी आएगा। तो इंग्लिश को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला सेक्शन होगा ग्रामर, सेकंड सेक्शन होगा वोकैब और थर्ड सेक्शन होगा आपका योर रीडिंग स्किल्स। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर के अंदर 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक तो बेसिक पोर्शन है बिल्कुल, जहां आप पढ़ेंगे टेंस। सारे टॉपिक्स को मैं एक बार डिस्कस भी कर देता हूं, थोड़ा एक क्लियर आइडिया हो जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है किस चीज में। जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम काल बोलते हैं। ये हमें क्या शो करता है, ये हमें बताता है टाइम, कि जो सेंटेंस है वो किस टाइम पर बना हुआ है, प्रेजेंट में बना है, पास्ट में बना है या फिर फ्यूचर में बना है। हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की मदद से हम पता कर लेते हैं कि जो टेंस है वो किस तरह से शो हो रहा है। सेकंड इसी में टॉपिक है, फिर जो बेसिक टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब आप मुझे बताइए क्या शो करता है, व्हाट इज वर्ब? किसी सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? अच्छा, हाँ जी, आप बताइए। बेसिकली एक्शन को शो करता है। चलो ध्यान दो, इधर हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि वर्ब शोज एक्शन, लेकिन देखते हैं क्या ये बात सच है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं राम प्लेज क्रिकेट, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा राम नोज रानी, और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव सम मनी। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर कोई ना कोई काम हो रहा है। पहले सेंटेंस में राम प्लेज क्रिकेट, तो पहले सेंटेंस में जब कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वर्ब यहां पर क्या शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूं राम नोज रानी, तो क्या यहां पर ये जो नोज है ये कोई एक्शन शो कर रहा है? किसी को जानना कोई एक्शन है या कोई कंडीशन है? भाई किसी को जानना कोई एक्शन तो है नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं इन्हें जानता हूं, तो क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूं? यहां पर मैं कोई एक्शन तो कर नहीं रहा, मैं यहां पर एक स्टेट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? स्टेट या फिर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसी वर्ब को फिर हम क्या बोल देते हैं, स्टेटिव वर्ब बोल देते हैं। तो वर्ब आपको एक्शन भी दिखा सकती है और वर्ब आपको कोई ना कोई स्टेट भी दिखा सकती है। अगर मैं कह रहा हूं आई हैव सम मनी, तो हैव यहां पर क्या है, वर्ब है या नहीं है? लेकिन क्या हैव कोई एक्शन को शो कर रहा है? अगर मैं आपसे आकर कह रहा हूं कि आई हैव सम मनी, तो क्या मैंने कोई एक्शन किया यहां पर? तो ये क्या है, ये पोजेशन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है, यानी अधिकार दिखा रहा है। तो वर्ब कैन शो द एक्शन, इट कैन शो द स्टेट ऑल्सो एंड इट कैन शो द पोजेशन ऑल्सो। पोजेशन भी दिखा सकती है, कंडीशन को भी दिखा सकती है और किसी ना किसी एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। बात समझ आ रही है? वर्ब को हम यूज कहां पे करते हैं? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो हमें ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब भी आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी उन्हें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का काम बिना ऑब्जेक्ट के भी चल जाता है। खैर उस बात को छोड़िए,
हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें वर्ब चाहिए और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर हम देखें बिल्कुल बेसिक बात, तो इस सब्जेक्ट क्या है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या होता है सब्जेक्ट? कर्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ता। यानी इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं इसको? डूअर। चलिए जी, अगर मैं लिखूं, सेम सेंटेंस लिख देता हूं, राम प्लेज क्रिकेट, और एक सेंटेंस में लिख दूं, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो आप यहां पर ध्यान दो कि जो पहला सेंटेंस है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कर्ता है, यानी डूअर है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ लेटर। तो क्या कभी अ लेटर भी डूअर हो सकता है? क्या ये कर्ता हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा ही डूअर होता है ना। तो पैसिव वॉइस में जब आपका ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है तो वो डूअर नहीं बचता है। फिर बात समझ आ रही है? क्योंकि इंसान या लिविंग थिंग्स जो होते हैं केवल और केवल वही तो डूअर हो सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डूअर नहीं होता, वो और तरह से भी वर्क करता है। हमें देखना होता है वर्ब कैसी है वहां पर, पॉजेसिव वर्ब है, कंडीशनल वर्ब है, या फिर आपका एक्शन वर्ब है। अगर एक्शन वर्ब है इसका मतलब फिर सब्जेक्ट क्या है? वो डूअर है, वो काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो जो पहला टॉपिक है टेंस, वो आपको बता रहा है कि सेंटेंस कहां पे बना हुआ है, किस समय पर सेंटेंस बना है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। वर्ब आपको बता रहा है कि किस तरह का सेंटेंस है, कंडीशन दिखाई जा रही है, कोई पोजीशन दिखाई जा रही है, या फिर कोई एक्शन दिखाया जा रहा है। तीसरा टॉपिक है इसी में मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं बताइए भाई? वर्ब का ही पार्ट है मॉडल्स भी। वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, और भी बहुत सारी वर्ब है। लेकिन मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, शुड, यूज टू, ought टू, नीड, डेयर, ये सभी आपके क्या है? मॉडल्स है। और बेसिकली ये आपको क्या शो करते हैं? ये आपके एटीट्यूड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? आपके मूड को या आपके एटीट्यूड को शो करने का काम करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने कई बार क्लास में भी एग्जांपल दिया होगा कि कैन और मे आपके पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल क्या है? कैन, और दूसरा मॉडल क्या है आपके पास? मे। जो कैन है और मे दोनों ही परमिशन लेने के काम आते हैं। क्या आते हैं? हालांकि दोनों पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं, है ना, लेकिन परमिशन लेने के भी काम आते हैं। लेकिन जब मान लीजिए मैं और ये फ्रेंड्स हैं दोनों, और मुझे इससे कुछ परमिशन लेनी है, मुझे ये पेन लेना है इससे, तो मैं क्या कहूँगा? मे आई टेक योर पेन या कैन आई टेक योर पेन? कैन आई टेक योर पेन, क्योंकि यहाँ हम दोनों का एक बहुत कैजुअल रिलेशनशिप है ना, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में बात करते हैं, तो मैं सीधा बोलूँगा कैन आई टेक योर पेन। लेकिन जब हम स्कूल टाइम में मैम से या सर से परमिशन लेते थे तो हम क्या बोलते थे? कैन आई कम इन मैम या मे आई कम इन मैम? क्या बोलते थे? मे आई कम इन मैम। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ पर हमारा स्वभाव चेंज हो गया, हमारा मूड क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर हम रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रेस्पेक्ट शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कैजुअल रिलेशनशिप है, यहाँ पर हमारा कैसा? फॉर्मल रिलेशनशिप है। तो मॉडल्स जो हैं वो बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड, हमारा मूड किस टाइम पर कैसा है। ये भी पढ़ेंगे। विल है, शैल है, वुड है, शुड है, ऑट टू है, नीड है, डेयर है, मस्ट है, मे है, माइट है, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, इसके बाद आपका टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक प्रेजेंट में आता है, अभी लिखेगा कोई नहीं, बाद में लिख लेना, बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है? समझ लो बात को, अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं मैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? तीन तरह के कंडीशंस हैं आपके पास। एक प्रेजेंट है और दो पास्ट में है ना। एक सिंपल पास्ट वाला है और एक पास्ट परफेक्ट वाला है। तो ये चार टॉपिक, और इसके साथ आप क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है आपका। ये चार टॉपिक जो हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। मतलब इतना हमको पता होना चाहिए, हमें टेंस आना चाहिए, हमें वर्ब आनी चाहिए, हमें मॉडल्स आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस इस तरह से बनना है। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, व्याकरण में पढ़ा होगा संज्ञा। बताइए नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।
क्या होता है? नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी चीज़ का नाम जो आपको दिखाई दे रही है, कोई भी चीज़ इस रूम के अंदर, वो क्या है? नाउन है। मान लीजिए इसका नाम सिद्धांत है, वो भी नाउन है। मार्कर है, पेन है, स्टिक है, टेबल है, चेयर है, कैमरा है, जितनी भी चीज़ों के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके क्या हैं? नाउन है। बात समझ आ रही है? नाउन आपका विजिबल भी हो सकता है और नाउन आपका इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल क्या होगा? विजिबल होंगे लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे लिविंग हम हैं, हम लोगों का नाम है, तो हम क्या है? नाउन है। और फिर नॉन लिविंग होंगे आपके, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी? नॉन लिविंग में आ जाएंगे, लेकिन विजिबल तो है। तीसरा इनविजिबल जो है वो है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स के भी नाम होते हैं या नहीं होते? लव है, हेट है, एंगर है, ये सभी क्या है? अलग अलग फीलिंग्स के अलग अलग नाम हमने लिखे हुए हैं, तो वो भी क्या होते हैं आपके? नाउन में ही आते हैं। और उन्हीं नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में उनको रखते हैं। ये फर्दर पढ़ने का टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे बाद में। चलिए जी, नाउन के बाद हम टॉपिक देख रहे होंगे प्रोनाउन। ये कौन सा नंबर था? 6th। 7th आपका टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। हिंदी मीडियम का बच्चा है कोई? कोई बच्चा है हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रखा है जो? चलिए, अब बताइए इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हाँ, एट द प्लेस ऑफ नाउन। कहाँ पे यूज करते हैं? नाउन की जगह पर, एट द प्लेस ऑफ नाउन। बेसिकली इसका वर्क है, इट इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं एक, राम इज माई फ्रेंड, राम विल मीट यू there and Ram will help you। अब आप एक चीज देखिए कि एक ही सेंटेंस में हमने राम को कितनी बार रिपीट कर दिया? 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को हम अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। अब जब बार बार राम रिपीट हो रहा है यहां पर, तो क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? यहां पे भी राम लिख दिया, फिर यहां पे भी राम लिख दिया, फिर यहां पे भी राम लिख दिया हमने। क्या इसी राम की जगह हम ही नहीं लगा सकते? राम इज माई फ्रेंड, ही विल मीट यू देयर एंड ही विल हेल्प यू। तो क्या ये ही जो है ये राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन, हम क्या लगा लेते हैं? प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। वो आगे डिटेल में पढ़ने का टॉपिक है कि ही हम किसके लिए यूज करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, और शी किसके लिए यूज करते हैं? फेमिनिन। दे क्या होता है? प्लूरल की तरह यूज करते हैं। आई है, वी है, ये सब हम चीजें प्रोनाउन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडजेक्टिव। अब हमने अगर नाउन और प्रोनाउन देख लिए तो हम सीख सकते हैं कि भी एडजेक्टिव का क्या काम है। एडजेक्टिव का काम लैंग्वेज में है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, और इट कैन ऐड डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम किसका है? आपका एडजेक्टिव का। तो हम लिख सकते हैं इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे शी इज अ गर्ल, और इसी चीज को मैं लिख दूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल के बारे में मैंने कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड कर दी या नहीं कर दी? भाई यहां पर ये प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आर्टिकल है, और ये नाउन आपको दिखाई दे रहा है। नाउन के बारे में ही कुछ डिटेल्स मैंने ऐड कर दी, ब्यूटीफुल लिख दिया नाउन को, वो क्या हो गया? उसकी विशेषता बताने वाला, वो हो गया एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करने वाला वर्ड ही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड ही क्या होता है? विशेषण होता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल?
नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडवर्ब। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी वर्ड क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब बोल सकते हैं। बट इसका काम क्या होता है, इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, इटसेल्फ, है ना, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है और ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। उसके बाद होल स्टेटमेंट, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को भी ये क्वालिफाई करने का काम करता है। ये मैं सिखाऊंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि किस तरह से ये क्वालिफाई करता है। बाकी इसके फर्दर पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ये सब चीज़ें जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है, एक टॉपिक रहेगा डिटरमिनर। डिटरमिनर बताइए क्या होता है। बेसिकली ये एडजेक्टिव ही होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, बट इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ लेते हैं। इसमें 4 हम वर्ड्स पढ़ते हैं, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये सब वर्ड्स हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और एक फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बात समझ आ रही है? चलिए, इसके बाद हम टॉपिक करेंगे इसके बाद टॉपिक है प्रेपोजिशन। बताइए प्रेपोजिशन क्या होता है जी। लैंग्वेज के अंदर प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? पोजीशन ऑफ एनीथिंग नहीं, इट रिलेट्स वन वर्ड टू द अनदर वर्ड। ये क्या करता है, बेसिकली इट इज अ रिलेटिंग वर्ड। इट इज अ रिलेटिंग वर्ड। लेट्स एज्यूम अ सेंटेंस, he came me. Is this sentence is correct or not? बिल्कुल गलत है, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सेंटेंस तो सही होना चाहिए। बट यहां पर वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए एक प्रेपोजिशन हम यहां पर लेकर आए, क्या, टू। ठीक है, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ही केम फॉर मी, वो मेरे लिए आया। ही केम विद मी, वो मेरे साथ आया। ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया। ही केम बिफोर मी, वो मेरे पहले आया। तो यू कैन यूज एनी प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा भी सेंस बन रहा होगा सेंटेंस का, जैसा भी कॉन्टेक्स्ट होगा सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। हमें पढ़ना क्या है, हमें इन्हीं प्रपोजिशंस के यूज पढ़ने हैं। जितने भी प्रपोजिशंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी के क्या पढ़ने हैं, यूज यहां पर पढ़ने हैं। चलिए जी, प्रपोजिशन के बाद ये कौन सा नंबर है, 11th। प्रपोजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन बताइए क्या होता है। बेसिकली इट इज अ जॉइनिंग। जॉइनिंग ये किसी भी क्लॉज को, किन्हीं भी 2 क्लॉज को ज्वाइन करने के काम आता है। ठीक है, यानी 2 क्लॉज और फ्रेज क्या होती हैं बताइए। क्लॉज वो होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, और फ्रेज वो होती है जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होता ना ही वर्ब होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शन के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है 3 है हमारे पास। बेसिकली ये इंडेफिनेट है दोनों, और ये क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो इन्हीं के यूज हमें देखने कि कहां पर ये हमें यूज करने हैं और कहां पर हमें यूज नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस यानी जहां पर जरूरत से ज्यादा जानकारी दी जाए, उन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर, तो वो सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कजन का मतलब क्या है वहां पर,
ब्रदर वहाँ पर हम लगाएंगे नहीं, ब्रदर हम अपने रियल भाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कज़न अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कज़न का मतलब है कि वो हमारे चाचा का बेटा हो सकता है, मामा का बेटा हो सकता है। उसके बाद एक वर्ड है ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या है कि वो आपका रियल ब्रदर है। और तीसरा एक वर्ड है आपके पास ब्रेदरन। ये क्या होता है जी? ब्रेदरन का मतलब होता है जो आपके कलीग्स होते हैं बेसिकली। मान लीजिए आपके साथ ऑफिस में कोई काम कर रहा है, आप उसको बोलते हैं कि ये तो मेरा भाई है ना, या आपका कोई दोस्त है उसको आप ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो मेरा क्या है, भाई है। तो जो भी आपके साथ लोग रहते हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रेदरन बोल देंगे। ब्रदर आपका रियल भाई होगा, कज़न क्या होगा आपका जो चाचा या फिर मामा वगैरह का बेटा होगा। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस नहीं, हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब असल में ये कोई ग्रामेटिकल टॉपिक है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम इतने टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इतनी अकल हमें आ जाएगी कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। फिर भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस, यानी जिसको हम बोल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और लास्ट में हम टॉपिक पढ़ लेंगे नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इतने सब में आपका पूरा ग्रामर किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो। एनडीए में आपका ना वॉइस आता है आजकल, ना नरेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप ग्रामर पूरी कंप्लीट करोगे तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बात समझ आ रही है? तो कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे? 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इस सब में आपकी ग्रामर क्या होगी, किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए अगर अच्छे से पढ़ ली तो वो रेडी हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे लगा पाओगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर है चीज़ें? यानी एग्जाम के अंदर जो पहला पोर्शन है वो है आपका ग्रामर, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। सेकेंड पोर्शन पर हम आ जाते हैं वोकैब, जो कि एनडीए के लिए आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी, वर्ड की नॉलेज हमें होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इडियम्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आजकल आ रही हैं एनडीए के अंदर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं, है ना, लेकिन सीडीएस के एग्ज़ाम में हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं होता है कि एंटोनियम्स आएंगे, सिनोनियम्स आएंगे, या फिर वन वर्ड आएंगे या इडियम्स आएंगे। क्योंकि इस बार क्या हुआ, इस बार ना इडियम्स आए, इस बार होमोनियम्स दे दिए उन लोगों ने। होमोनियम्स का मतलब आप जानते हैं, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। तो मैं एग्जाम में देख रहा था, इस बार होमोनियम्स दिए हुए थे। लेकिन अगर वोकैब का हम पोर्शन देखें तो हमारे पास एंटोनियम्स हैं। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, है ना, व्याकरण के अंदर। उसके बाद सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची शब्द, वेरी गुड। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, नॉन लिटरल मीनिंग इनका होता है। उसके बाद हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स जानते हो क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं आपका वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर आपकी क्या बनती हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे एक बहुत ही फेमस फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप, तो ब्रेक प्लस अप से मिलकर ये बना हुआ है। ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है किसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना। क्या मतलब होता है इसका? किसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर जब कोई नॉन लिटरल मीनिंग दे रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो और उसके बाद अब होमोनियम्स। होमोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, लगभग उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा या उनकी स्पेलिंग लगभग सेम होगी, उसके बाद उनको डिफरेंशिएट करना होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इतना सब जनरल कंपटीशन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन एनडीए के लिए केवल ये तीन चीज़ें, ठीक है। एनडीए वाले बच्चों को 10 एंटोनियम्स आएंगे, 10 सिनोनियम्स आएंगे, 10 आपके इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन सीडीएस के एग्जाम में हर साल ही ये हो रहा है कि कुछ
इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि एंटोनियम्स आ रहे हैं 5, कभी एंटोनियम्स दे दिए, कभी सिनोनियम्स आ गए, कभी होमोनियम्स आ गए। तो वहाँ पर हमें पूरा ही सिलेबस क्या करके जाना होता है, कवर करके जाना होता है, क्योंकि एनडीए में तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आने हैं 200 मार्क्स के, लेकिन वहाँ 120 क्वेश्चन आने हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। थर्ड पोर्शन है आपकी रीडिंग स्किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए वाले बच्चों के लिए भी। एनडीए में पैसेज नहीं आ रहा पिछले 2-3 साल से, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पैसेज आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में पैसेज आया करता था। क्या होता था कि भाई वो 5 इडियम्स कर दिए तो 5 पैसेज के क्वेश्चंस दे दिया करते थे, लेकिन ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया करते थे कभी कभी प्रेपोजिशन वाले, अभी नहीं आ रहे हैं। तो थर्ड पोर्शन है आपकी रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स से कहने का मतलब क्या है कि आप कितना रीड करते हो चीज़ों को, इंग्लिश कितना रीड करते हो, आप कोई बुक पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो। मैं क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आपका आएगा पैसेज, और पैसेज पूरा का पूरा किस पर बेस्ड होगा, वो ग्रामेटिकल चीज़ों पर बेस्ड नहीं होगा, या तो वो वोकैब पर बेस्ड होगा या फिर वो आपकी रीडिंग्स पर बेस्ड होगा। वोकैब मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं पैसेज में जो समझ नहीं आते, लेकिन अगर आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ सकते हैं उनको, लेकिन वो भी कब स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आप कुछ ना कुछ रीड कर रहे होगे। पैसेज आता है, सबको पता है सीडीएस के एग्जाम में 2-2 पैसेज आते हैं, तो सीडीएस में बहुत वेटेज है उस चीज़ का। दूसरा क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट जानते हैं आप लोग, यानी आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक पैसेज दे दिया और उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, वो आपको फिल करने होंगे। 2 क्लोज टेस्ट आते हैं सीडीएस के एग्जाम में। तो रीडिंग स्किल्स का जो वेटेज है बेसिकली सीडीएस के अंदर अच्छा खासा है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी उस चीज़ की करनी है। अब दिक्कत क्या होती है कि हम लोग पैसेज, मान लीजिए बहुत बड़ा पैसेज है, यहाँ से यहाँ तक का पैसेज हमको दिया हुआ है और यहाँ तक हमने पढ़ा, जब यहाँ से यहाँ तक पढ़ा तो यहाँ वाला भूल गए। कई बार पैसेज में ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बच्चे सीधा पैसेज करने पहुंचते हैं एग्जाम में, पहले प्रैक्टिस करके नहीं जाते, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ऊपर का भूल जाते हैं, फिर नीचे का याद रहता है उनको। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन पैसेज का ये, हालांकि जब हम करेंगे तो देखेंगे उसको भी, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए किसी भी चीज़ के। जब आपको पैसेज दिया गया है तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैसेज पर पहुंचिए, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर इमेज हो कि हमसे ये पूछा जा रहा है, तो आप पैसेज में आराम से उसका आंसर निकाल सकें। समझ आ रही है बात। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में है, एनडीए के लिए 10 PQRS आते हैं एनडीए वाले बच्चों के लिए, और इनके लिए तो सीडीएस वालों के लिए S1 S6 भी आते हैं, जिनको हम रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। यहां आपको पूरा पैराग्राफ बनाना होता है। ये सिंपल आते हैं एनडीए के अंदर, तुम्हारे यहाँ इतने सिंपल नहीं आते हैं सीडीएस के एग्जाम में, यहाँ थोड़े सिंपल आते हैं। लेकिन वेटेज यहाँ भी 10 का है, तो 40 मार्क्स का वेटेज एनडीए में भी हो गया, और सीडीएस में तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 PQRS आते हैं और 10 S1 S6 आते हैं, हर बार आते ही आते हैं। लेकिन ये सभी चीजें डिपेंड किस पर हैं आपकी रीडिंग्स के, कि आप लोग कितना रीड करते हो। अब एक बच्चा है कि 6 महीने से अच्छी रीडिंग कर रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर के 2 फायदे होंगे, एक तो करंट अफेयर आपका होता चला जाएगा अच्छा, ऊपर से आपकी रीडिंग स्किल्स क्या होंगी, इंप्रूव होती चली जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कई बार हम क्या करते हैं, हमें किसी ने बोल दिया कि जी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्या पढ़ लो, द हिंदू, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। मान लीजिए आपको क्रिकेट तो खेलना आता नहीं, आप खेलते हो गली के अंदर क्रिकेट, और मैं आपको उठाकर ले जाऊं कि जी चल इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाता हूं तेरे को, और तेरा क्रिकेट क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। पहले इंसान गली क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद किसी स्टेडियम में जाके खेलेगा, फिर टूर्नामेंट खेलेगा, फिर रणजी खेलेगा, फिर IPL खेलेगा, तब जाके वो क्या खेल पाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएगा। हर चीज़ का यही तरीका है, सीधा तो जंप कर नहीं जाएगा। अब द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं उनको रीड करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज होती है, कई बार इडियम्स भी यूज़ होके आते हैं, तो बच्चा क्या होता है, फंबल हो जाता है उस चीज़ में, वो पढ़ तो पाता नहीं, फ्रस्ट्रेट अलग हो जाता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। या फिर एक एडिटोरियल पढ़ेगा, दूसरा वो पढ़ ही नहीं पाएगा, बोर हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ रीड करो जो आपको अच्छी लगती है। उसमें कोई बुक हो सकती है अच्छी, किसी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करने का शौक होता है ना, तो बुक पढ़ सकता है। उसके बाद
दूसरा हो सकता है कोई अच्छा आर्टिकल आप पढ़ो। मान लीजिए आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, या फिर मान लीजिए आपको बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है तो उसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो। मतलब जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो। उससे फ़ायदे दो होंगे, एक तो आप रीड तो कर ही रहे हो, इंग्लिश तो आपकी इंप्रूव होगी। दूसरा, जब आपका इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा, आपका मन उसमें लग जाएगा, तो आप उसको बार बार रीड करोगे या अच्छे से रीड कर पाओगे, मतलब मन लगा के रीड कर पाओगे, है ना। बिना मन के रीड करोगे किसको, इसको, तो ना यहाँ इंग्लिश इंप्रूव होगी और ना यहाँ तुम्हारा दिमाग लग पाएगा अच्छे से। जब आपको बुक्स पढ़ने की आदत होगी, जब आपको रीड करने की आदत हो जाएगी, तो आप धीरे 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 न्यूज़पेपर पर शिफ्ट कर जाओ, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप डेली 10 लाइन्स लिख सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए और डेली किसी भी टॉपिक को उठाकर उस पर 10 लाइन लिख लीजिए, है ना। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है, किसी इंसान के बारे में कोई आर्टिकल हो सकता है। समझ आ रही है बात। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। और वहाँ से जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो पैसेज भी सही होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, और उसके बाद PQRS और S1 S6 भी होंगे। वरना PQRS और S1 S6 में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और बनिए फिर भी नहीं पाते। भाई जब आपको पैराग्राफ बनाने का तरीका ही नहीं पता तो आप S1 S6 कहाँ से बना पाओगे। बात समझ आ रही है। तो ये आपके जनरल कंपटीशन का तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का, ग्रामर, वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग स्किल्स। जब ये तीनों चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी तो इंग्लिश में आप फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। बात समझ आ रही है, क्लियर है चीज़ें। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो फटाफट, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे CDS का एग्ज़ाम हो, चाहे NDA का एग्ज़ाम हो, दिक्कत नहीं है। कनेक्टर्स भी याद करेंगे, कनेक्टर्स कंजंक्शन भी करेंगे। और XY ग्रुप का एग्ज़ाम है किसी का? हाँ, तेरा एग्ज़ाम है, उसकी तो डेट भी आ गई, कब एग्ज़ाम? अच्छा, चलिए जी। इज़ देयर एनी क्वेरी, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप फटाफट से कॉपी कर लो इसको, तीनों सेक्शंस कॉपी कर लेना, ग्रामर अलग, वोकैब अलग और रीडिंग स्किल्स अपनी अलग। मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल बीच बीच में, मतलब सैटरडे को टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जब सिलेबस ख़त्म कर लेंगे तो प्रैक्टिस यहीं पे ही करेंगे हम मॉक टेस्ट।